उसके बाद बोला कि सरकार में कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, और अब उनका यह कहना है कि ईवीएम फालतू की झंझट कर रही है। आमिर भाई आदाब। देखिए, आज की ये चर्चा मुझे बेमानी लग रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का ये जो बयान है वो जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक में है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर ईवीएम के साथ किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला साहब बड़े मजे हुए नेता है, मुख्यमंत्री भी हैं। मैं बजाय इसके कि मैं उनके वक्तव्य पर सवाल खड़ा करूं, मैं कुछ सवाल अपनी तरफ से रखना चाहता हूं। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि यहाँ बैठे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी, वो भी जरा गौर फरमाएं और फिर उत्तर दें। जी देखिए, सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर और झारखंड, इन दोनों प्रदेशों में जब चुनाव हुए, उनके नतीजों को लेकर कहीं पर किसी भी विपक्षी जमात ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। कितनी हैरत की बात है कि जम्मू कश्मीर, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो सबसे विकट है, यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि ठेठ सर्दी में तो चुनाव होते ही नहीं, बड़े दूर दरगम के इलाके हैं, यहाँ पर से इलेक्शन का रिजल्ट जब आप कंप्राइज करते हैं तो हो सकता था कि कहीं कोई फर्क जो है वो नजर आता, लेकिन जम्मू कश्मीर में केवल 0.24% का इजाफा जो है काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन बताता है। झारखंड में भी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो 0.86%, यानी ना के बराबर। जबकि तुलनात्मक ढंग से आप देखें, हरियाणा और महाराष्ट्र जो कि मैदानी इलाके हैं, वहां पर पहले दिन 58.2% वोट जो है 5 बजे बताता है इलेक्शन कमीशन, उसी रात 11:30 बजे वो 65.2% हो जाता है, और काउंटिंग से ठीक पहले वही परसेंटेज जो है वो 66.5 हो जाता है, यानी 7.8% की बढ़ोतरी, यानी 5 लाख वोट एकाएक कहां से आए, कोई जवाब नहीं। अब मेरे जो सवाल है बराए मेहरबानी गौर से सुनिएगा। सबसे पहला, टोटल वोट जो पड़े और जो ईवीएम ने बताए उनमें लाखों का अंतर क्यों है? दूसरा सवाल, रिकाउंटिंग के लिए 47,300 रुपए की फीस प्रति बूथ रखने का मतलब कई करोड़ रुपए एक कैंडिडेट को जो रनर अप है जमा करवाने पड़ेंगे, ऐसा क्यों है? तीसरा सवाल, जिन्होंने वो फीस जमा भी करवा दी उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम आपको मॉक पोल करके बता देंगे, हम वो मशीनें नहीं दिखाएंगे जो उस वक्त इस्तेमाल की गई। मेरा चौथा सवाल, जो बहुत अहम तरीन इस पूरी चर्चा में माना जा सकता है, इलेक्शन कमीशन 90% या 99% चार्ज हुई मशीनों पर कोई जवाब नहीं दे सका। 20 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, उस पर कोई जवाब नहीं दे सका। और तो और इन्हीं के 4 लोग आउट ऑफ 7 जो है उस कंपनी में डायरेक्टर है जो ईवीएम बनाती है, कोई जवाब नहीं दे सका। सोर्स कोड पर ये कोई जवाब नहीं दे सके। यहां नांदेड़ में चुनाव होता है, देखिए कितनी हैरत की बात है। पहले वहां पर भाजपा के उम्मीदवार को लोकसभा के उपचुनाव में विजयी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जब भीड़ एकाएक उमड़ती है और लोग आक्रोशित दिखाई देते हैं तो चुनाव आयोग कहता है नहीं जी वेट कीजिए, हम दोबारा काउंटिंग करेंगे, और फाइनली कांग्रेस को जितवाता है। और हैरत की बात यह है कि कांग्रेस को लोकसभा में तो जीत मिलती है, लेकिन विधानसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस को वोट मिलता ही नहीं, यानी 95% लोग जो हैं वो लोकसभा में एक पार्टी को डाल रहे हैं, विधानसभा में दूसरी को डाल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति होती रही है। ठीक है जगदीप साहब, जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब हम लेंगे दोनों पार्टियों से। मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा कि आपने कहा कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के हित वाली बात नहीं है, बल्कि ये हरियाणा और महाराष्ट्र के हित में कांग्रेस इस तरह के सवाल उठा रही है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक स्टेट में जहां पे ऑलरेडी बीजेपी मजबूत है, वहां पे अपने आप को और मजबूत करना चाहती हो ईवीएम के थ्रू, और एक स्टेट जहां पे अभी उसने अपना पर्चा भी नहीं भरा है सही से, अभी उसकी एंट्री नहीं हुई है, वहां पे वो दूसरों को ऐसे ही खुला हुआ फील्ड छोड़ दे, तो वहां पे तो उनको ज्यादा निशाना मारना चाहिए था। आमिर भाई, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। प्लीज बताइए। बात तथ्यों पर होनी चाहिए। मेरा सीधा कहना है, झारखंड और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग से ठीक पहले वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा, जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र मैदानी राज्य होने के बावजूद कई लाख वोट बढ़ गए। अभी अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया, 11,000 वोट कैंसिल कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने लेटर हेड पे लिख के देती है और इलेक्शन कमीशन उसको वेबसाइट पे नहीं चढ़ाता। अरे आप सब छोड़ दीजिए ना, आप कम से कम रिकाउंटिंग पैसे लेकर
फीस लेने के बाद भी रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाते? और क्यों एडीआर ने 59 सीट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताया है, जहां पर वोटिंग का परसेंटेज का फर्क है लोकसभा चुनाव में? यानी भाजपा जो 240 का शोर बचा रही है, वो तो 160 में सिमट गई थी। तो ये तमाम सवाल है। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आखिर में मैं एक पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के एक गांव में जब मॉक पोल होने लगा तो क्यों वहां पुलिस भेज दी? क्यों वहां पर आपने 200 से ज्यादा एफआईआर कर दी? और क्यों मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का धत्ता बनाते हुए अपने कैबिनेट के एक मंत्री को खुद अपने आप को 2-1 के बहुमत से उस समिति में रखा जो इलेक्शन कमीशन का? हाँ, लेकिन जगदीप साहब, आपके स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि आप इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को एक ही पलड़े में तोड़ रहे हैं, यानी एक ही है दोनों। बिल्कुल निश्चित तौर पर। क्यों दिया अशोक लवासा ने इस्तीफा? क्यों अशोक लवासा और उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया? क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ क्लीन चिट देने को तैयार नहीं थे। क्यों दूसरे इलेक्शन कमिश्नर ने जो है समय से पहले रिजाइन कर दिया? और क्यों राजीव कुमार अपनी बेहुदगी शायरी सुनाकर देश को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्यों नहीं अभी तक जहां जहां पर रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया गया वहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजल्ट दिखाने को दोबारा से तैयार नहीं? चलिए पहले कुछ सवालों का जवाब ले लेते हैं जसरोटिया साहब से, उसके बाद आपके जो बाकी सवाल हैं वो भी मेरे पास लिखे हुए हैं और वो भी पूछेंगे। जसरोटिया साहब, दोनों तरफ बयानबाजी चल रही है और कहीं ना कहीं इस वक्त गेंद बीजेपी के पाले में है, क्योंकि बीजेपी से पहले वही बात कहती आ रही है जो उमर अब्दुल्ला ने आज साफ तौर पर कह दिया, या कहिए कि कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। देखिए, मैं शुरुआत इस तरह से करूंगा और एक शेर जरूर मैं जगदीप साहब को सुनाऊंगा। शेर अर्ज है कि ये तू नहीं तेरा इश्तिहार बोलता है, ये तू नहीं तेरा इश्तिहार बोलता है, कुछ और बात तो जैसे उसे आती नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो अब झूठ की झूठ और झूठ पे झूठ बोलने के बाद अगर ये पार्टी जिसका नाम परजीवी पार्टी है, अब आप समझिए कि उमर साहब ने क्यों उनको ऐसा कहा। उमर साहब ने ये आईना ने चुनावों में भी दिखाया था, ये परजीवी पार्टी जो हमेशा दूसरों पर, और परजीवी का अगर मैं इंग्लिश अनुवाद करूंगा तो जगदीप जी बुरा मान जाएंगे, तो इंग्लिश को रहने दो, मैं इनको थोड़ी सभ्यता से ही बताता हूँ। परजीवी पार्टी जो दूसरों की बैसाखियों के ऊपर 99 के आंकड़े के ऊपर पहुंची हुई है, इस पार्टी की आप बुखलाट समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से। इसी परजीवी पार्टी को उमर साहब ने चुनावों में भी आईना दिखाया था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा था कृपया करके यहां से चले जाइए, ऐसा ना हो कि हमारा भी सुपड़ा यहां से आप साफ करवा दीजिए, यहां आपकी कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर राहुल गांधी जी वहां से चले गए। एज ए रिजल्ट जो है चंद सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल गई और जम्मू में खींच खांच के एक सीट मिली। अब आप समझ सकते हो कि जब आपने काम कोई किया नहीं, कुछ आपने कोई बात की नहीं, तो आपकी परजीवी पार्टी कितनी वोट ले सकती है। अब ये जो खासकर ईवीएम का ठीकरा छोड़ने का जो इनका एक चलन बन चुका है, उसके अंदर अगर आप देखें हिमाचल में चुनाव जीतेंगे तो ईवीएम भली चंगी है, आप कहीं झारखंड में जाएंगे तो चुनाव के ईवीएम अच्छी बन रही है, लेकिन जहां पर आप हार जाएंगे तो आप ईवीएम को कोसना शुरू कर देंगे। एक इंग्लिश में फ्रेज है इनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, वो है बैड वर्क मैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, क्योंकि आपके पास कुछ और कहने के लिए है नहीं है। अगर आज आपको उमर साहब ने, मैं सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने सत्य बोला इनके सामने, और जब सच बोल रहे हैं कि भाई साहब काम कीजिए जाके, ये लोगों के बीच में जब आप इस तरह की राजनीति करेंगे, जब आप अपने ऐसे अपोजिशन मुद्दे आपको अमेरिका देगा, मुद्दे आपको फ्रांस देगा, मुद्दे आपको जॉर्ज सोरोस देगा, मुद्दे आपको पाकिस्तान देगा, तो आप समझ सकते हो कि देश के लोग आपको कितना एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये दिल है हिंदुस्तानी। आपकी तरह इटली का दिल नहीं है हमारा तो हिंदुस्तानी दिल है और पूरी की पूरी 148 करोड़ का हिंदुस्तानी दिल है। अब इटली का दिल जब होगा तो हिंदुस्तानी कहां से आपको कबूल करेंगे? जॉर्ज सोरोस का दिल लेकर आएंगे तो कहां से आपको कोई कबूल करेगा? यहाँ पर जब आपके ख्वाजा आसिफ का दिल यहाँ पर धड़केगा और कहेगा कि इंडी गठबंधन में आप राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो देश क्यों आपकी बात सुनेगा? जनाब पहले आपका बेसिक तो ठीक कीजिए। अरे ये हिंदुस्तान है, इसके अंदर हिंदुस्तान की बात कीजिए, एज ए अपोजिशन कोई मुद्दे लाइए जरूर। हम नहीं कहते 100% बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगा, कहीं पर 1-2%, 5% का हमारा नमूना को निकाल कर तो लाए। मुद्दे भी आपको कभी इटली दे रहा है, कभी आपको पाकिस्तान वाले दे रहे, कभी आपको जॉर्ज सोरोस दे रहा है। ये कारण है आपकी हार का। ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। पिछली बारी मैंने आप ही के चैनल पर इनका और ईवीएम का रिश्ता बता दिया, तो मैं बार-बार बताना नहीं चाहता। लेकिन ठीक है जसरोटिया साहब, जो आपने शायरी सुनाई बड़ी शानदार रही और फ्रेज जो सुनाया वो भी बहुत अच्छा था। मैं आपसे सिर्फ इतना समझूंगा कि अगर इस तरह की बातें हो रही है तो उन्होंने जो तथ्य मांगे हैं आपसे, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, हालांकि आप इलेक्शन कमीशन के बंदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको और इलेक्शन कमीशन को एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं, तो आपसे जवाब चाहूंगा उसका जरा। देखिए, तथ्य मांगने वाला इनकी एक एग्जांपल इस तरह है कि एक इंसान गया डॉक्टर के पास,
वो कहता है डॉक्टर साहब कि ऐसा है कि मैं जहां जहां पर उंगली लगाता हूं वहां वहां पर सवाल का जवाब दे दो डॉक्टर ने अच्छे से 20 मिनट हो गए आपको बोलते हुए फ्रैक्चर हुई हुई तो है। सवाल अब पूछिए इनकी क्या नीयत में गड़बड़ है। राहत इंदौरी साहब का शेयर गलत पढ़ के सुना कहीं ना रहे हो। कहीं से कोई ना कोई टिकरा फोड़ेंगे, सकल बात इसीलिए आपसे इनकी सीखने बातों को। को कोई भी सीरियस नहीं लेता। जैसे देश इनको सीरियस नहीं ले रहा है, वैसे अब इनको इलेक्शन कमीशन में 5 लाख वोट कैसे बढ़े ये बता दो भाई, आपने बात क्यों इस नहीं तरह की रिकाउंटिंग करनी है। करवा रहे ये बता दो। और ईवीएम का सबसे पहला विरोध किसने किया था, क्यों लिखी थी आडवाणी जी ने प्रस्तावना, उस किताब की जो जेबीएल सिन्हा ने लिखी थी, तो जवाब है। इधर उधर की कहानियां सुनाई जा रहे हो। आईना दिखाया तो आपके पेट में दर्द होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपके खुद के कभी जॉर्ज सरोज, कभी कहीं आज उमर साहब 52 साल तक जिन लोगों ने झंडा नहीं देश का उठाया वो हमें बताएंगे राष्ट्र प्रेम क्या है। जॉर्ज सरोज को पहली बार वाजपेयी साहब लेकर आए थे, और क्यों जयशंकर के बेटे का उस कंपनी में हिस्सा है जो जॉर्ज सरोज फंड कर रहा है, कोई जवाब है? क्यों अमेरिका ने आपके खिलाफ सवाल खड़े किए और आपको कटघरे में खड़ा किया, कोई जवाब जनता है? ने कहा, जनता तो हमारे साथ अरे है। हद करते हो, आपके साथ तो शायरी 99 का तो- आंकड़ा मैं है, तो साथियों सोचता- के ऊपर अरे सांप सीढ़ी जनाब, के खेल पे 99 पे 5 खड़े हैं। लाख वोट अगले कैसे चुनाव में बढ़े भाई ये बता दो करने वाला बस। है, आप 4-5 पे हाँ, पहुंचेंगे। सिंपल मिला सवाल, के ले लीजिए सिंपल मेरे से। सवाल। आमिर ये भाई, जो- वोट ये जो कैसे बढ़े साथियों पूछो। पर 99 का आंकड़ा आपने पार किया, 19 से ठीक पहले वोट कैसे बढ़ जाते हैं ये बता दीजिए। इलेक्शन होते ही आप टोटल वोट से ज्यादा वोट जो है वो ईवीएम क्यों दिखाती है? ठीक है, अगर मान लीजिए जगदीप साहब जो चीजें आप कह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपने जो तथ्य उठाए हैं उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, मैं ठीक है इस चीज को एग्री करता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये समझूंगा कि आप सिर्फ उन्हीं जगह पे सवाल क्यों खड़े करते हैं, आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हैं कि आपको ही अवाम चाहेगी, आपको ही अवाम जिताएगी और दूसरी पार्टियों को नहीं जिता सकती? इतना श्योरिटी क्यों है, मतलब कांग्रेस को या कांग्रेस इत्तेहाद को? आमिर भाई, पहले मैं जरा थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। मैं तो सोचता था कि बेहूदगी शायरी जो है वो केवल राजीव कुमार साहब को आती है। ये जो उन्होंने शेर पढ़ा मैं वहीं से शुरू करूंगा। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राहत इंदौरी साहब ने लिखा था, मेरा जमीर मेरा एतबार इंदौरी साहब ने आपके लिए भी लिखा था। राहत इंदौरी साहब ने याद है आपको क्या लिखा था जब आपने इमरजेंसी लगाई थी? याद है इमरजेंसी के टाइम पे क्या कहा था कि सरकार चोर है? राहत इंदौरी साहब ने लिखा था इमरजेंसी के टाइम पे, सुनना मेरी बात सुनिए, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि सरकार चोर है। दूसरे दिन राहत इंदौरी साहब को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई, और जब पुलिस आ गई उनको पकड़ने के लिए राहत इंदौरी साहब को उन्होंने कहा कि आपने रात को मुशायरे में कहा कि सरकार चोर है। उन्होंने कहा भाई साहब मुझे बताया, मैंने कहा कि कहाँ की सरकार चोर है? ब्रिटेन की सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है, कहाँ की सरकार चोर है? तो उस पुलिस वाले ने चलिए जगदीप साहब बात पूरी करनी है। हम नहीं जानते हैं कि कहाँ की सरकार चोर है। राहत इंदौरी ने आपके लिए चोर लफ्ज का इस्तेमाल किया जनाब, याद कीजिएगा इमरजेंसी का टाइम जो राहत। चलिए जसरोटिया साहब, बिल्कुल राहत इंदौरी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बोला है। जगदीप साहब बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ, पहली तो बात, आपने जो सवाल खड़ा किया मैं सीधा और स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। हमने झारखंड और जम्मू कश्मीर पर सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस को अगर जम्मू कश्मीर में हार मिली है तो हमें बड़ी ईमानदारी से उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई। सवाल हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में उठाया। और दूसरी बात देखिए, एक चीज समझनी, जहां हार गए वहां सवाल उठाएंगे, जहां आपको पता है कि आपका सुपड़ा साफ है वहां नहीं बोलेंगे, और जहां जीत जाएंगे वहां तो आपके मुंह से। लेकिन वही जगदीप साहब, श्योरिटी क्यों है आपको कि आप वहां से जीत रहे थे और आपको ईवीएम के थ्रू हराया गया? सवाल यह है मेरा। आमिर भाई, जब एक सिंपल उदाहरण देता हूं, बताइए। एक विधानसभा में 100 वोट है, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट घोषित करता है तो कहता है 120 वोट हो गए। वो जो 20 वोट बढ़े वो कहां से आए वो नहीं बताता। जब उसको कहते हैं काउंटिंग कर दो भाई, रिकाउंटिंग कर दो, वो कहता ना रिकाउंटिंग नहीं करूंगा, मार्क पोल करवा लो। और फिर जब एक गांव वाले मार्क पोल करते हैं वो भी नहीं करने देता। सीधी बात है, सिंपल कहना है, जिन कैंडिडेट्स ने रिकाउंटिंग का फॉर्म भरा है कम से कम उन्हें वो मशीनें तो दिखा दो। 45 डेज का टाइम होता है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार। आप तो वो मशीनें भी दिखाने को तैयार नहीं, आप सोर्स कोड को पब्लिक करने को तैयार नहीं। और जॉर्ज सरोज का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, वाजपेयी साहब ने पहली मर्तबा जॉर्ज सरोज को भारत बुलाया था, और जयशंकर के बेटे का उस कंपनी में हिस्सा है जिसे जॉर्ज सरोज फंडिंग देता है। तो बड़ाई मेहरबानी इस तरीके की दिमागियापन की बात, ये झूठ ना लोगों को बताइए। मनमोहन सिंह की बेटी का कहां पर हिस्सा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पर आके कौन सा
उत्साह यात्रा कम्युनल कार्ड खरीदा था, हमें वो भी बड़े अच्छे ढंग से बात है। हमें ना सुना है जॉर्ज सोरोस की कहानी, आप ही के जो लोग हैं उनके तो वेबसाइट पे फोटो लगी आपके लीडरों के जॉर्ज सोरोस की वेबसाइट तरीके से नहीं आप भूल गए हैं कैसे? ठीक है, मैं आप दोनों हजरात के पास आता हूं। आबिद वानी साहब, अगर मान लीजिए आबिद वानी साहब, अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में वो सूरत हाल नहीं रहती जो अभी है, यानी कि आप अक्सरियत से नहीं जीतते, तो क्या आपकी वाणी ऐसे ही चलती जिस तरीके से अभी उमर अब्दुल्ला की निकली? देखिए, मैं बेशक यही बात बोलूंगा कि हमने जो बात की थी, हमने जिस पस मंजर में बात की थी, हमारे लीडर ने, उन्होंने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को एक रेफरेंस पॉइंट बना के ये बोला, खाली एक सीधा सीधा सवाल है कि अगर हम पूरे पोल प्रोसेस, क्योंकि ईवीएम मशीन पूरे देश भर में हम यूज करते हैं, पूरे पोल प्रोसेस को अगर हम बोलेंगे कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो लोकसभा इलेक्शंस में जो 99 सीटें कांग्रेस ने ली, लीडर ऑफ अपोजिशन जिस बुनियाद पे है, क्या कल को हम जब राहुल गांधी साहब को प्रधानमंत्री अगर देखेंगे इन्हीं ईवीएम मशीन के जरिए, क्या उस टाइम कांग्रेस यही सवाल उठाएगी? तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं, जो टेक्निकलिटीज है, जो सिंक्रोनाइजेशन मिसिंग है इलेक्शन कमीशन और कहीं कहीं जगह, जैसे कि जगदीश साहब ने साइट आउट किया, तो वो एक जेन्युइन कंसर्न्स हो सकते हैं जहां पर इतनी इरेगुलरिटीज हो गई हैं, तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगी। लेकिन जहां तक उमर साहब का सवाल था, वो एक सीधा सीधा सवाल था कि ये कोई ओपन एंडेड डिस्कशन नहीं होना चाहिए इस पे, कि अपनी राय रखी कि ईवीएम अगर देश भर में हर जगह यूज हो, लेकिन राय रखने के नतीजे में कांग्रेस को जवाब नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि अगर आपने राय रखी, आप इंडिया इत्तेहाद के साथ हैं, तो फिर उसके कांग्रेस के जो बरखिलाफ हो वो कहेंगे कि भाई आपके ही लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम में कोई खोट नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ईवीएम में खोट है? देखिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितनी भी पार्टीज इंडिया ब्लॉक में हैं, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बात नहीं रखी है, बल्कि मैंने अभी बताया कि टीएमसी के आकाश बनर्जी साहब ने भी ये बात रखी। तो हर किसी की ईवीएम पे अलग अलग राय है। मैंने अखिलेश यादव साहब की भी, जो जीत के आए थे और फिर भी उन्होंने ईवीएम पे रजामंदी नहीं दी अपनी, तो हर किसी पार्टी का अपना विचार है, अपना मत है इस पे। लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं कोलिजन की तरह देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर वेरी मच इंटैक्ट। और जैसे कि जगदीप साहब ने बोला, जो ये परस्यू कर रहे हैं केसेस, उनकी रेगुलेटरीज और सिंक्रोनाइजेशन पे इन्होंने सवाल उठाए हैं, तो ऐसी रेगुलेटरीज हो सकती है। और जैसे अभिजीत जसरोतिया साहब ने भी बोला कि कहीं पर 5%, 10%, 15% की एक्सेप्शंस हो सकती है, बट ये कहना कि एक जेनरिक रूल बन जाए कि ईवीएम मशीन्स खराब है और मैनिपुलेटेड है, तो फिर तो ये पूरा पोल प्रोसेस ही खराब है। तो आपके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए कि आप आदमी कोई एक खास टाइम पीरियड में सवाल उठाए, हारने या जीतने के बाद ना उठाए सवाल? मुझे लगता है कि इस पे एक ओपन थ्रेड बेयर डिस्कशंस एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसके स्टेक होल्डर्स हैं और जो पार्टीज इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको एक अच्छे एविडेंस बैक्ड चीजों के साथ सामने रखना चाहिए चीजों को। अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म क्या होगा आबिद वानी साहब? अभी जगदीप साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से रिकाउंटिंग की बात कही गई, इलेक्शन कमीशन से दोबारा ईवीएम दिखाने की बात कही गई, तो अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, इसके दो अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स है। एक जो जगदीप साहब ने बोला कि हमने इलेक्शन कमीशन को एड्रेस किया है, अपनी जो वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने रेजोल्यूशन लाया है, और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी है जो पार्लियामेंट है। तो इस ईवीएम्स देश भर में यूज हो ना हो, इस पे थ्रेड बेयर डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए और हर सांसद और हर पार्टी का विचार और मत इस पे लेना चाहिए। लेकिन इसको कहीं ना कहीं ये देखना कि अगर कहीं पर राय इंडिया ब्लॉक में मुख्तलिफ है, जो उनके मेंबर्स हैं, तो ये बोलना कि इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलत बात है। चलिए, हो सकता है कि ये सारी चीजें इंडिया इत्तेहाद में कोई दरार ना हो, लेकिन हाँ, मतभेद जरूर अलग अलग हैं और उसमें कोई ये भी नहीं है। मैं जगदीप साहब आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो आपने मुद्दे उठाए हैं, आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन या बीजेपी की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है, जैसा आपने कहा। मैं आपसे ये समझूंगा कि फिर आपके पास इसका कोई दूसरा हल क्या है, क्योंकि आपके खेमे में काफी हलचल है। आमिर भाई, मैं इस डिबेट को, इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए एक सवाल वानी साहब से भी पूछना चाहूंगा, अभिजीत जी से भी पूछना चाहूंगा। आप तो बैठे ही हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए, जो मैंने सवाल उठाए सब छोड़ दीजिए। कभी भी विपक्ष ने ये नहीं कहा कि आप ईवीएम से चुनाव मत करवाओ। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया कुछ और एनजीओ के साथ, जहां पर हमने ये कहा कि कम से कम वीवीपैट की पर्ची का मिलान करवा दीजिए।
आपको याद होगा पहले तो वो जो ट्रांसपेरेंट शीट अब दिखाई देती है जहां पर लाइट ब्लिंक करती है वहां पर काला रिंग चढ़ा हुआ था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया कम से कम वो पर्ची दिखने दो वोटर को, तो वो दिखना शुरू हुई। लेकिन क्या दिक्कत थी वीवीपैट की पर्ची के मिलान की? सिंपल सवाल है, बाकी छोड़ दीजिए आप। ठीक है, वो तो करवा। मैं इस सवाल का जवाब जसरोटिया साहब से चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। अभी फिलहाल ईवीएम का मसला चल रहा है, जब पर्ची का मसला था सिर्फ वीवीपैट जैसा कोई सिस्टम था, पर्ची के जरिए लोग एक दूसरे को वोट डालते थे, अपना नुमाइंदा चुनते थे। क्या उस टाइम पे घोटाले या अलग अलग इलाकों में किसी न किसी तरह की परेशानी या कहीं न कहीं प्रॉब्लम नहीं होती थी? बहुत बढ़िया सवाल आमिर भाई। निश्चित तौर पर होती थी, कई कई बूथ कैप्चर हो जाते थे, बिल्कुल, लेकिन पूरा इलेक्शन सिस्टम हैक नहीं होता था। आज देखिए दिक्कत क्या है कि जब आपने वीवीपैट को एसेसरी के तौर पर उसमें जोड़ा, अब उसमें एक मेमोरी रहता है। अब जब आप उसकी हैकिंग की बात करते हैं, मैंने पहले बोला हर ईवीएम का एक सोर्स कोड होता है। अब इसे टेक्निकली हमें समझना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि अगर इलेक्शन कमीशन इतनी साफगोई से सारी चीजें बताता तो महमूद प्राचा साहब जो इसकी लड़ाई अधिवक्ता समाज की तरफ से लड़ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने हरियाणा की सीसीटीवी फुटेज मांगी है, और उस फुटेज को जब मांगा गया तो पहले इनकार किया गया, और फिर जब दी गई तो जो स्ट्रांग रूम था उसकी 45 मिनट्स की फुटेज गायब है। अब आप मुझे बताइए ये क्या है? तो दिक्कत क्या है? इतने सारे सवाल हैं, इनका जवाब जो है मैं समझता हूं जब तक, क्योंकि भाजपा ही वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले ईवीएम का विरोध किया था। हम लेकर आए थे ईवीएम कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन भाजपा ने उसे लोकतंत्र का गला काटने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो सवाल क्यों नहीं होंगे? क्यों विपक्ष नहीं पूछेगा जब लाखों वोट रातों रात बढ़ जाए? एक आखिरी चीज मैं आमिर भाई बोलकर बात खत्म करता हूं जी। क्या 2014 से पहले वोट नहीं बढ़ते थे? बढ़ते थे। 5 बजे वोटिंग 5:30 खत्म होती थी। जो लोग लाइन में होते थे घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद कुछ 1% वोटेज जो बड़ा नॉमिनल होता था वो बढ़ता था। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि 5 लाख वोट बढ़ गए, 7 लाख वोट बढ़ गए? और जब पूछा जाए कि वो वोट कहां है भाई बता तो दो, तो वो वोट होते ही नहीं, क्योंकि टोटल वोट से वो ज्यादा वोट है। तो देखिए ये पारे की मानित साफ है कि राजीव कुमार और ये इलेक्शन कमीशन, जिसे मैं मरा हुआ आयोग कहता हूं, केंचुआ कहता हूं, जो जमीन पर रेंगने वाला प्राणी है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये नहीं समझ पा रहा या देश को नहीं समझा पा रहा कि इस तरीके से लोकतंत्र का अगर गला रेता जाएगा तो कहां बचेगी डेमोक्रेसी। चलिए जसरोटिया साहब से जवाब लेते हैं इसका। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, जसरोटिया साहब आपका रद्द अमल। देखिए सबसे पहली बात ये आती है, आप इसको जितना मर्जी घुमा फिरा के ले आएंगे, आप हिमाचल से हरियाणा पहुंच जाइए, हरियाणा से महाराष्ट्र पहुंच जाइए, महाराष्ट्र से कहीं पहुंच जाइए, आप एनजीओ ले लेकर घूमते हैं। हमें पता है वही एनजीओ जॉर्ज सोरोस भी यहाँ पर लेकर आया, एनजीओ के सहारे ही आपने यहाँ पर सब कुछ किया। जितने हमारे देश में पाप किए इसी तरह की एनजीओ आपने बाहर बाहर से घुमा कर ले आई। अभी पिछले दिनों इन्हीं के एक बहुत बड़े नेता है वो फॉरेन में चले गए और वहां पर बैठ के हमारी ईवीएम मशीन उन्होंने ले ली। ठीक है, इनकी दिक्कत ये है जब मैं बोलना शुरू करता हूं। ठीक है जगदीप साहब खामोशी से सुन रहे थे, आप उनको बोलने दीजिए। ठीक है ठीक है जगदीप साहब आपकी तरफ मुकम्मल आएंगे, वानी साहब की तरफ मुकम्मल आएंगे, जसरोटिया साहब को बोलने आपको नहीं पसंद आती बात तो क्या कर सकते हैं? ठीक है जसरोटिया साहब बोलिए। आपको पसंद नहीं करते, जिस तरह से लोग आपको आपके नेताओं को पसंद नहीं करते, इसी तरह से आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, क्या करें? अभी हमारे दोनों के बीच में तो ईवीएम ना कहीं से आ रही है, हमारे बीच में एंकर बैठे और एंकर मौका आपको भी दे रहे हैं, मुझसे ज्यादा मौका दे रहे हैं आपको झूठ बोलने के लिए। मैं तो सत्य नहीं जसरोटिया साहब बीच में हमारी बात नहीं लाई, आपको बहुत ज्यादा मौका दे रहे हैं हम। नहीं वो बात नहीं है। जी जी बोलिए प्लीज बात रखिए, आप पूरा मौका देना जरूर दीजिए। अब इनको हमारे शेर पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने इन्हें चोर भी कहा था कभी, वो उनको शेर पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं तो सच्चाई। चलिए प्लीज आप बोलिए। बात ये आती है कि जब आपको जहां कहीं पर भी अभी प्रियंका वाड्रा जी ने चुनाव जीते तो बताएं वहां पर बिल्कुल सही चली आपकी, वहां पर कोई आपके वीवीपैट की बात नहीं हुई, वहां पर किसी चीज की बात नहीं, वो जीत कर आ गई तो सब कुछ अच्छा। कहीं गलती से हार जाती तो बेचारी ईवीएम को उसने तैयार हो जाना था आपसे पिटने के लिए। ये कौन सी मानसिकता से आप ग्रसित हो रहे हैं और बार बार क्यों जाते हैं? आपको पता है कि वो कपिल सिब्बल ही थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो हिंदुस्तान से बाहर जाकर 2-3 उन्होंने टेक्नीशियन बिठा लिए, उनके सामने उन्होंने ईवीएम मशीनें खोलना शुरू कर दी,
पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, देखो जी क्या हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी हम प्रूव करते हो, बाद में जब देश में आए तो मुंह की खाना पड़ी। उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि ईवीएम के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर ईवीएम के साथ आप कुछ कर सकते हो फिर तो बड़ा आसान है, फिर तो जरूरत ही नहीं किसी को एटीएम कार्ड लाने की। आप जाएंगे किसी एटीएम के सामने, कुछ भी बोलेंगे तो उसमें से निकाल लीजिएगा बाहर, किसी के भी पैसे निकाल लीजिए। ठीक है जसरोटी साहब, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पे रोक रहा हूँ एक एडिंग सवाल के साथ। मैं आपसे ये समझूंगा, ये हकीकत है कि कई मर्तबा ईवीएम को हैक करके लोगों ने दिखाया है, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से लोग हों या पॉलिटिशियंस की तरफ से हो, ये तो दिखाया गया है ना कि ईवीएम हैक हो सकता है। आप मानते हैं इस बात को? मुझे अमित साहब एक बात बताइएगा, अगर आपने दिखाया तो किसी जज के सामने, किसी जूरी के सामने प्रूफ कर देते ना, वहां पर तो नहीं आपसे दिखाया गया। घर में बैठ के मैं भी एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा दूंगा, तो उसके अंदर क्या है? हिंदुस्तान एक कानून से चलता है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से नहीं चलता जनाब। अगर आपको उतना है, आप किसी जज के सामने जाएं, उच्चतम न्यायालय में जाएं, दिखाएं, लेकर जाएं अपने टेक्नीशियन, वो ईवीएम उठाएं, देखें जी हैक हो जाती है। ये बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा। आपकी दिक्कत ये है कि आपका जो भी चीज आपने यहां पर करनी है वो फॉरेन से आएगी, कभी इटली से आएगी, कभी कहीं से आएगी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक बार तो आईना दिखा दिया, बार बार अगर पहुंचेंगे तो क्या करेंगे उन्हें बताया ना। बार बार एक ही चीज को लेके हिंदुस्तान के अंदर इतने मसले हैं, इनके इस बेतुके मसले के ऊपर जिसके ऊपर क्लीन चिट मिल चुकी है, उसको ये बार बार लेकर जाएंगे तो किसके पास इतना फ्री का टाइम है? इनके पास तो फ्री का टाइम है, क्योंकि इनका तो हाल ही आपके सामने क्या, इन्होंने तो इसी तरह के मसले ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा इनके पास है नहीं है। देखिए कांग्रेस कितनी मुद्दा विहीन है, इनके पास आज मुद्दा नहीं है, 99 लोग होने के बावजूद भी मुद्दा नहीं है। वहां पर बाहर बैठकर ये पार्लियामेंट के बाहर बैठकर वहां पर स्टेज शो कर रहे होते हैं, इनके पास आज मुद्दा नहीं है। हमारे जब 2 भी मेंबर पार्लियामेंट थे, हम आपको बताते तो उसमें मुद्दा क्या होता है, और हमारे एक एक मुद्दे के ऊपर पूरा देश हमारे साथ खड़ा होता। आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आप एक दूसरे के साथ खड़े नहीं है। आपके सामने, आप ही के गठबंधन में उमर साहब ने आज आपको आईना दिखा दिया। अब ज्यादा तकलीफ इनको क्या है कि हमारे गठबंधन के लोग जिनके साथ हम यहाँ पर गठबंधन कर बैठे हैं, जिनका खैर इन्होंने तो वहां पर भी कोई गठबंधन का नियम नहीं निभाया कि जब उमर साहब हलफ उठा रहे थे इनमें से कोई नहीं गया, इन्होंने बायकॉट किया था उसको भी। अबे क्यों बायकॉट किया था? ईवीएम की वजह से, किसकी वजह से, वो यही बेहतर बता सकते हैं। आज अगर वो आपको सच्चाई बता रहे हो, आपका खुद का जब आपको सच्चाई बता रहा है तो दुख तकलीफ होना लाजमी है। आपको क्यों दुख हो रहा है? ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि आज आपके अपने आप को आईना दिखा रहे, तो जनाब अपनी चीजों को बदलिए। ये देश जो है वो किसी आप मुद्दे को आगे लेकर आए। इस तरह की जब बेतुकी बातें करके तो फिर वो 99 के बाद अगले 4-5 का आंकड़ा लेने के लिए तैयार हो जाए। क्यों देश का समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों पार्लियामेंट का समय बर्बाद कर रहे हैं? वो काम कीजिए जो एज ए अपोजिशन हमने निभाया है, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे भी हुआ करते थे। याद कीजिए किस तरह से आप मजबूर हो गए थे अटल जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए। वो होता लीडर ऑफ अपोजिशन जो देश को आकर लेकर। ठीक है जसरोटिया साहब, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं वानी साहब की तरफ आऊंगा जवाब लेने के लिए। जसरोटिया साहब, अगर इनको कुछ स्टेट में दिक्कत है, हालांकि ये मेरी ना कोई अपील है, ना मेरा मुतालबा है, ना मेरी कोई चाहत है, मैं इनकी तरफ से एक सवाल आपके लिए रखना चाहता हूं। सवाल ये है कि अगर कुछ स्टेट में दिक्कत है और आपको लग रहा है कि यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और अवाम ने हमको मत दिया है, चुना है, तो उन तमाम तर प्रॉब्लम्स को, उन तमाम तर सवालों को हल क्यों नहीं कर दिया जाता कि लो भाई इस रास्ते से भी तुम आओ, अवाम तो हमारे पक्ष में। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, अगर इनको कहीं दिक्कत है चलें जनाब फिर से कर लीजिए, आपने जहां पर आपकी दिक्कतें हैं लेकर आए, उनको भी बात करेंगे। लेकिन इतना तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। एक जगह दिक्कत, 2 जगह दिक्कत, तो दिक्कत केवल हारने वाली जगहों पर क्या दिक्कत है, जीतने वाली जगहों पर दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जीतने वाली जगह पर भी आपको दिक्कत हो जानी चाहिए। नहीं जी यहाँ पे ठीक नहीं है, हम इसको भी नहीं मानते हैं। ठीक, इस सवाल का हम जवाब ले लेंगे जगदीप साहब से कि आखिर उसी जगह से क्यों दिक्कत है आपको। और पहले वानी साहब की तरफ आएंगे। वानी साहब, अगली बार मान लीजिए, ये मेरी कोई चाहत नहीं है, लेकिन अगली बार अगर मान लीजिए कि आप हार गए, ईवीएम पे आपका सवाल रहेगा या फिर ऐसे ही आप खामोशी से मान लेंगे? देखिए हामिद साहब, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोला है, तो मैं इसका कैटेगोरिकल जवाब तो नहीं दूंगा, जैसे कि हमेशा उमर साहब भी कहते हैं, देयर आर नो कैटेगोरिकल आंसर्स टू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। जी प्लीज, आपकी तसव्वुर के लिए और डिबेट के तस्वुर के लिए मैं ये बात बोल दूं कि अभिजीत जी ने, पहले मैं इनको करेक्ट कर दूं कि बोला शायद हल बर्दारी के वक्त कांग्रेस का कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि राहुल गांधी साहब मौजूद थे, प्रियंका गांधी जी मौजूद थी जब उमर साहब स्वर्न हो गए एज चीफ मिनिस्टर। तो ये तेल में माचिस का काम ना करें।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर वेरी मच इंटैक्ट। और जहां तक ये आपने सवाल पूछा, नहीं मुझे नहीं लगता है हम टाइम उस मॉरल ग्राउंड से, उस मॉरल ऑथेंटिसिटी से ऐसा सवाल उठाएंगे कि आज हम जीत के आए तो कल हम जब हार जाएंगे तो इस पे सवाल उठाएंगे। बल्कि मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा अपने जगदीप साहब यहाँ पर बैठे हैं, जहां पर इन्होंने एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म रखा है इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करने का, वहीं पर मैं गुजारिश करूंगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी हैं और इस पर पार्लियामेंट पे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है कि देश भर में ईवीएम यूज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उस पर एकजुट होकर सभी को अपनी राय रखनी चाहिए। तो ये इस डिबेट से सॉल्व इशू होने वाला नहीं है, हमारी शंकाएं इस डिबेट से दूर नहीं होंगी। हाँ, हम अपना अपना मत रखते हैं, इन डिबेट्स में हम अपना मत रखते हैं, और मैं यही मत रखूंगा कि एक राय को इतना बड़ा पतंगड़ बनाने की जरूरत सर, नहीं है। पतंगड़ बनेगा ना, एक टाइम आता है। अभी उमर अब्दुल्ला ने जवाब दे दिया, कल होकर के मान लीजिए कि खुदा न खास्ता आप हार गए तो आप कहेंगे, फिर वही फारूक अब्दुल्ला अपना स्टेटमेंट दे देंगे एक तरफ। देखिए जी देखिए, वो बात तो रहती नहीं, क्योंकि हमारे पास फिर वो मॉरल ऑथेंटिसिटी और मॉरल हाई ग्राउंड नहीं रहेगा कि हम ये कल को बोल दे कि अब हम हार गए और अब ईवीएम्स का जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। तो ये एक जेनेरिक इशू है, इसको हम स्पेसिफिकेशंस में नहीं देख सकते हैं। जब जेनेरिक इशू है, देश भर में यूज हो रहा है, तो इसमें एक जेनेरिक प्लेटफॉर्म जो कि पार्लियामेंट में है, उसी जगह वहां पर एक साइड बेयर डिस्कशन होना चाहिए। नहीं, पार्लियामेंट में इससे पहले बहुत सारी बहस भी हुई। खैर, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। जगदीप साहब, कई सारे सवाल उठ रहे थे, उसमें से जो उन्होंने मेन सवाल किया कि आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है जो वो कह रहे हैं, तो आपको उन्हीं जगहों से क्यों दिक्कत है जहां पे आप जीतते हैं? आमिर भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस भाषा में बात को समझ पाएंगे, इनको कैसे समझाऊंगे? सर वैसे समझाइए साफ सीधे जुबान में, जिससे सबको समझ में आ जाए, क्योंकि हकीकत पूछिए तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए आपकी आवाज क्यों नहीं उठी, आपको महाराष्ट्र और हरियाणा सिर्फ क्यों दिखाई दिया? क्योंकि आपने मन बना रखा था जगदीप साहब, माफी के साथ, क्या आपने क्या मन बना रखा था कि यहाँ की आवाम तो भाई हमारे पक्ष में, हम जीतेंगे ही जीतेंगे? मैं इन तमाम तर सवाल का जवाब चाहूंगा, प्लीज जरूर दीजिए, इससे बुरा नहीं समझिए। आमिर भाई जी, मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ अब कुछ बातें आपके साथ प्लीज बोलिए, और मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी अब ये इंटरप्ट ना करें मुझे बीच में। सबसे पहली बात, फिर से कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों प्रदेशों में वोटिंग परसेंटेज 0.24 यहां पर और 0.78 वहां पर बढ़ा है। इसलिए इन प्रदेशों पर सवाल नहीं, बावजूद इसके कि यहां के इलाके दुर्गम थे। सवाल हरियाणा और झारखंड में इसलिए है क्योंकि वहां पर लाखों वोट बढ़ गए जो एक्चुअली है ही नहीं वोटर लिस्टों में। सर मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में 39 पॉइंट समथिंग वोट आपको पड़े, 37 सीटें आपने जीती, 39.94 आई थिंक, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, इतने परसेंटेज वोट बीजेपी को पड़े, 47 या 48 सीटें उन्होंने जीती। तो इसमें लाखों वोट कैसे बढ़ गए सर, हमें ये समझाइए। ये मैं आंकड़ों के साथ बताता हूँ ना भाई साहब, आपके सामने है, प्लीज। मैं उनको करके आता हूँ। अब मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ जी। 5 बजे जो चुनाव हुआ उसमें 58.2% है, 11:30 बजे उसी रात 65.2%, और फाइनल काउंटिंग से एक दिन पहले ये फीसद 66.5% हो जाता है। कुल इजाफा 7.8% का क्यों नहीं होगा? सवाल आमिर भाई जरा बताइए मुझे। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, कुल वोट और पड़े हुए वोट जो ईवीएम ने बताए उनमें लाखों का फर्क है। एडीआर ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की उसमें जो 79 सीट्स बताई गई है उनमें भी ठीक इसी तरह लाखों का फर्क है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, देखिए मैंने आपसे बात की वीवीपैट की आपने मिलान करवा देते, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यही जज साहब जो चीफ जस्टिस बने ये तब उस पीठ में थे। अब मेरा सीधा एक सवाल है, इन्होंने देखिए कितनी बेबाकी से झूठ बोला। इन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं गए, आप ही ने जवाब दे दिया कि भाई साहब वहां तो याचिका को ठुकरा दिया गया। दिल्ली की विधानसभा में सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम का लाइव डेमो दिया था, उसके अलावा कम से कम 2 दर्जन मर्तबा एडीआर और बाकी संगठनों ने उसका लाइव डेमो दिया। और जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि हम इलेक्शन कमीशन को साबित करके देंगे, इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया। ये है सच्चाई। और एक सवाल जगदीप साहब, एक सवाल बस माफी के साथ, उसके बाद मैं आऊंगा जसरोडिया साहब के साथ और वानी साहब के साथ। एक सवाल, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अलग है
झारखंड का इलेक्शन कमीशन अलग है और हरियाणा महाराष्ट्र का इलेक्शन कमीशन अलग है? मैं फिर से वही बता रहा हूं, राजीव कुमार एक है जिनको जब ठीक है, जसरोटी साहब आपकी तरफ आता हूं। एक मिनट सुन लो ना, प्लीज 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 जगदीप साहब प्लीज। आप प्रबुद्ध आदमी है, ऐसे मत आप खीसे लिखो। देखिए, सवाल का हर जाविया टटोलना चाहिए ताकि तथ्य सामने आए। जगदीप साहब प्लीज बोलिए, आप तथ्य पे बोल रहे मैं हैं। पूरे सम्मान के साथ जवाब दे रहा हूं जी। चारों जगह पर इलेक्शन कमिश्नर स्टेट लेवल के अलग हैं, लेकिन ओवरऑल जो नेशनल लेवल पर राजीव कुमार साहब बैठे हैं वो एक है। और यहाँ पर सीधा एक सवाल है, सवाल जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा का नहीं है। सवाल केवल इतना है कि जहां पर वोटिंग परसेंटेज काउंटिंग से ठीक पहले लाखों की तादाद में बढ़ जाता है, वहां पर विपक्ष क्यों मौन रहे? क्यों कहा अखिलेश यादव ने कि मैं 6% सीटें भी जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम के खिलाफ हूं? क्यों कहा उद्धव ठाकरे ने यही बात? सवाल सिंपल इतना है, मैं कम शब्दों में एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। मैंने जितने सवाल उठाए उनके जवाब इनके पास तो है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे पाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जो अब आने वाले दिनों में आप देखोगे, ऐसी कई वीडियो फुटेजेस जो है वो उन लोगों के पास हैं जो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जहां पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम से लेकर जाते हुए चोरी छिपे और वापस कुछ समय के बाद रखते हुए लोग देखे गए हैं, ठीक वैसे जैसे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में देखा था। कितना जबरदस्त तमाचा था वो लोकतंत्र के मुंह पर, भूल गए हैं ये लोग। चलिए इसका जवाब लेते जसरोटिया साहब। वो लोग किस तरीके से चोरी जसरोटिया साहब, ये लोग बिल्कुल बहुत सारे सवाल आ गए हैं और बहुत सारे इल्जामात भी हैं। जसरोटिया साहब, आवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आवाम की राय को मैनिपुलेट कर दिया जाए तो फिर उस राय को कैसे राय मानी जाए? देखिए, सबसे पहली बात है, मैनिपुलेशन कौन करता और कौन नहीं करता ये देश ने देखा है। जब इनका समय वो वाला था, बूथ कैप्चरिंग किस किस तरह से करके ये सब आज तक जीतती रही कांग्रेस, वो अच्छी तरह से पता है। लेकिन खैर, इन्होंने खुद ही जब ईवीएम लाना शुरू की, उसके बाद ही आप देखें ना, बदलना शुरू हुआ निजाम देश के अंदर। फिर इनकी सरकार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले 3 आंकड़े, फिर 2 आंकड़े, और खैर अगली बार आने वाले समय 0 पे भी आ सकते हैं, तब भी बदलना शुरू हुआ। इन्होंने कहा वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ी। अरे जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देता हूँ, आपके समय पे क्या होता था, 5000 वोटों से एमएलए बनते थे, 10,000 वोटों से मंत्री बनते थे, 15,000 वोटों से मुख्यमंत्री बनते थे। इस बार तो लाखों के वोट लेना पड़े। अब लाखों के वोट इसलिए डालते जनाब, लोग के हालात सुधर गए। अब वो बम गोली बारूद का खौफ खत्म हो गया। अब लोगों को पता है कि कोई बूटा सिंह होम मिनिस्टर नहीं है जो रातों रात यहाँ पर फोन करके नतीजे बदल देगा या जमहूरियत का गला दबा देगा। अब जो बैठे हैं वो बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास दिलवाकर देश की जमहूरियत को आगे लेकर जाएंगे। इसीलिए लोगों का जो ठीक है। जसरोटिया साहब, सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे कि अगर आप इतने साफ सुथरे हैं, आवाम का इतना साथ है, तो फिर आप साफ तौर पे जवाब क्यों नहीं दे देते? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आकर के कहता ठीक आओ, किस जगह का तुम्हें ईवीएम रिकाउंटिंग करवाना है, कहां का तुम्हें परसेंटेज देखना है, कहां की लिस्ट लेकर के और यहां के ईवीएम से मेल करवा लो। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें एक छोड़ के 10 बार प्रूव करके दिया हुआ है। अब इनका काम क्या है? कस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है। जब कभी भी करेंगे, कभी उसके पीछे। अब इलेक्शन कमीशन को वैसे ही, इलेक्शन कमीशन हमारे हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन ऐसा है जो 5 साल ही काम करता रहता है। चले अब आने वाले समय में अगर प्रभु कृपा रही, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन कमीशन के पास काफी समय होगा इनकी इस तरह की बेइज्जती बातों का जवाब देने के लिए। इनको आईना दिखाएगा इलेक्शन कमीशन, बहुत जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन होने दीजिए, इसके लिए एक एक करके जवाब इनको दे दिए जाएंगे। ठीक है वानी साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा और उसके बाद मैं आऊंगा अपने साथियों की तरफ। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप साफ लफ्जों में, आप और जगदीप साहब ने भी कहा कि इंडिया इत्तेहाद में कोई दरार नहीं है, हालांकि ये मतभेद अपनी बातों का हो सकता है, ठीक है, क्या लगता है कि इंडिया इत्तेहाद के अंदर जो लगातार चीजें चली आ रही है, वाकई इंडिया इत्तेहाद बिखराव के रास्ते पर है? क्योंकि इल्जामात ऐसे ही नहीं लग रहे, लगातार तथ्य की बुनियाद पर लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं। देखिए हामिद साहब, पहले मैं इस ज़िमन में थोड़ी बात कर लूं। जगदीप साहब की बात आप समझे नहीं। ये झारखंड और जम्मू कश्मीर के मुतालिक उन्होंने सवाल नहीं उठाए। ये खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिकेशंस पे जवाब उठा रहे हैं। इन्होंने खुद बोला हमने पूरे ईवीएम के यूज पे कभी विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया, बल्कि हम स्पेसिफिकेशन जहां जहां पर जैसे प्री पोल परसेंटेज, फिर पोस्ट पोल परसेंटेज इंक्रीज हुई है, तो मैंने वही बोला था इब्तिदाई दौर में कि उमर साहब का जो बयान था वो ये था कि आप जेनरिक ना बनाए इशू,
अगर आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, यू हैव टू एड्रेस देन द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज ईदर पार्लियामेंट, और जो लीगल इन्होंने रास्ता बनाया है कि हम इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि ये एड्रेस करें, इन चीजों का जवाब दें, तो ये मैं उस ज़मन में बोल दूं। दूसरी बात जो आपने बोला कि इंडिया ब्लॉक में मतभेद नजर आ रहे हैं, लोग कयासकारी करें, देखिए एक ही चीज लैकिंग रही है इंडिया ब्लॉक में, जैसे कि उमर साहब ने भी कल बोला कि बार बार हम मिल नहीं पाए। लोकसभा इलेक्शन के बाद हमने कोई मीटिंग इंडिया ब्लॉक की नहीं देखी, तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंस तो रहा है, बट ये नहीं है कि इंडिया ब्लॉक में ऐसी दरार आ चुकी है जो फिल करना नामुमकिन है। तो मैं यही कह के कंक्लूड करूंगा आज की इस डिबेट में कि जो उमर साहब का बयान, वो उसका बैकग्राउंड ये था कि आप इसको जेनरिक रूल ना बनाएं। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, इरेगुलेटरी हो सकती हैं, क्योंकि हम एक आइडियल समाज या एक आइडियल प्रोसेस में नहीं है। आफ्टर ऑल मशीन्स आर मशीन्स, दे आर नॉट आइडियल। कहीं ना कहीं पर कहीं ना कहीं लैग हो सकता है। ठीक है, ये जगदीप साहब का सवाल इस वजह से भी था क्योंकि जाहिर है कि मेरा काम है हर जाविये से सवाल करना, और जसरोटिया साहब से भी हमने वही चीज पूछने की कोशिश की कि अगर ये चीजें हैं मैनिपुलेशन की तो उसका जवाब वो दें, और उन्होंने दिया भी। बहुत शुक्रिया कि तमाम तर जाविये से आपने अपनी बात रखी बड़ी बेबाकी के साथ। जनाब जगदीप साहब, जनाब जसरोटिया साहब और जनाब आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन को अगर इस तनाजुर में लगता है कुछ कि वाकई इस राह में कुछ करना चाहिए और लोगों को या सियासी जमातों के इश्काल को, उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिए, तो यकीनन इस राह में भी कदम बढ़ाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, खासतौर पे रात इंदौरी की शायरी सुन करके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी। आदाब। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब ये कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब ये कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए। कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। ये रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब ये कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए।
कश्मीर की खास रवायत शिकारा राइड का इतिहास कश्मीर के शाही दौर से जुड़ा हुआ है। यह रवायती कश्तियां डल झील पर मुसाफिरों को शांत और खूबसूरत मंजर दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले राजा रानी और शाही परिवार इन कश्तियों में सवारी करते थे और अब यह कश्मीर आने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम कशिश बन चुकी है। शिकारा राइड से न सिर्फ कश्मीर की कुदरत का लुत्फ लिया जाता है, बल्कि यह कश्मीर की भरपूर सकाफती विरसे की अलामत है। झील के बीच तैरते हुए आप कश्मीर के बोट हाउसेस और पिंडियों का हैरत अंगेज मंजर देख सकते हैं। तो अगर आप कश्मीर जाएं तो इस ऐतिहासिक और रोमांटिक तजुर्बे को जरूर अपनाइए। कुपवाड़ा जिले के लंगेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के क़यादत ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे सूबाई सदर नामजद किया गया। इस बारे में मैंने जो पहली मीटिंग की वो बीरवा हल्का इंतखाब में की, तो उधर मेरा बड़ा रिसेप्शन हुआ, मैं उनका मशकूर हूँ। और उसके बाद हल्का इंतखाब लंगेट का यह दूसरा था और इसके बाद यह सिलसिला जारी है। मैं यही कोशिश करूँगा जो हमारे वर्कर जहाँ जहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा MLA नहीं है, उनके साथ हम कैसे चलेंगे, इनको आगे कैसे चलाना है। इनको फंड्स की प्रॉब्लम है, इनको रिकग्निशन की प्रॉब्लम है और इस बारे में एक जनाब क़यादत से हम मशवरा करेंगे और इनको कैसे एम्पावर करेंगे, इसमें पार्टी को एक फैसला लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से कश्मीर जोन में बड़े पैमाने पर मेंबरशिप मुहिम चलाई जा रही है। इस कड़ी में 1,25,000 का हदफ हासिल कर लिया है। इस मौके पर बीजेपी लीडर आरिफ राजा ने कहा कि जो भी 50 मेंबर्स को बीजेपी की रुकनियत दिलाएगा उसे एक्टिव मेंबर के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। जम्मू के पीटीपी दफ्तर में नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी ने आज मीटिंग की। मीटिंग में सभी जिले के लीडरान मौजूद रहे। लीडरान के साथ नायब सदर ने जिले में लोगों को आ रही परेशानियों पर चर्चा की और सभी तरह की परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने की हिदायत दी। इस मामले पर लीडरान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। हर घर नल से पानी देना गवर्नमेंट की स्कीम जल जीवन मिशन नाकाम साबित हो रही है। दरअसल पुलवामा जिले के कई इलाकों में पानी की भारी परेशानी